ओके। अब हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 ये पार्ट है कॉरपोरेट लॉ का, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। शॉर्ट टाइटल मतलब अगर कभी भी किसी भी आंसर में अगर आप कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देते हैं या कहीं पे भी आप कभी भी कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दी कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एक्सटेंड यानी कहाँ तक अप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि इस जगह पे अप्लीकेबल है, इस जगह पे अप्लीकेबल नहीं है, यानी इस स्टेट पे अप्लीकेबल है, इस स्टेट पे अप्लीकेबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। कब से ये एक्ट आया था? 30 अप्रैल 2013 से ये एक्ट आ गया था, लागू हो गया था, इम्पावर्ड हो गया था, यानी तब से ये एक्ट को माना जाता है। अप्लीकेबल किस किस पे अप्लीकेबल है? कंपनीज, ये तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन कौन सी कंपनीज? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी 2013 के बाद जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2013 के एक्ट के हिसाब से, वो कंपनी यहाँ पे कवर होगी। प्लस अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, 2013 से पहले भी कोई कंपनी लॉ होगा, ठीक है, उसमें अगर कोई कंपनी बनी होगी तो वो भी कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट मतलब कौन इसको चलाता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है, चलाने का काम करती है। थ्रू किसके? एमसीए के। सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए को पावर दे दिया है कि देखो भाई तुम इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, इसको देखो कि कैसे लागू होगा, कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। रूल मेकिंग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, जाहिर सी बात है। एक्ट कंटेंट्स, ये एक्ट के अंदर क्या क्या है? 29 चैप्टर्स हैं इस एक्ट के अंदर, 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस हैं। 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल है, ठीक है, 7 शेड्यूल है। ईच चैप्टर इज़ टू बी रीड विथ रूल्स, यानी हर चैप्टर का अपना एक अलग से रूल है, वो रूल के साथ रीड होता है, ठीक है। यहाँ पर अमेंडमेंट भी आता है, जैसे 2015 में आया था, 2017 में आया था, 2018 में आया था, 19 में आया था और 20 में भी आया। तो उस अमेंडमेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा रूल कहाँ कहाँ पर अप्लीकेबल होगा। इस एक्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक्ट में क्या क्या है? सेक्शन प्लस प्रोविज़न है, यानी सेक्शन और प्रोविज़न पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कंपनी यानी कंपनी क्यों इतनी खास मानी जाती है, उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी कंपनी हमेशा कॉरपोरेट पर्सनैलिटी लेके चलती है। जैसे कि मैंने कंपनी को बनाया तो कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ, यानी दोनों के बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आ जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ, तो कंपनी की लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी कहीं से भी नहीं होगी, तो इस वजह से लिमिटेड लाइबिलिटी का भी एक कंसेप्ट आ जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी कंपनी अलग है तो कंपनी अपना अलग से शेयर इशू करेगी, उसे ट्रांसफ़र कर सकती है कंपनी। जब कंपनी अलग है और आदमी अलग है तो आदमी तो मर सकता है लेकिन कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इस वजह से परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी हमेशा निरंतर लगातार चलती होगी। आई होप इसको आपने पहले पढ़ा होगा या कभी ना कभी इसको आपने अपने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसे आपने पहले कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, तो आप एक कनेक्ट कर पा रहे होगे। अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी पूछी भी नहीं जाती एग्ज़ाम में और इसके ऊपर उतना टाइम दे के मतलब भी नहीं है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं फ़ास्ट जा रहा हूँ, तो एक बार आप मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेना और जस्ट गूगल पे एक बार इसका मीनिंग सर्च कर लेना, आप अपने आप एबल हो जाओगे समझने में, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब समझ गए आप कि कंपनी और आदमी अलग हैं तो आदमी तो मर सकता है, कंपनी नहीं मर सकती, इसलिए कंपनी कंटिन्यू चलेगी। एनी पर्सन और पार्टनर इज़ डेड और इंसॉल्वेंट, कंपनी वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, कंपनी चलते ही रहेगी भाई साहब।
कॉमन सील, पहले कॉमन सील लगता था यानी मोहर ठप्पा, पहले ये कंपलसरी था, अब ये ऑप्शनल हो गया है। अगर आप 2 डायरेक्टर का साइन करवा दे रहे हैं तो आपको कॉमन सील लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। क्योंकि देखिए कॉमन सील लगाएगा कौन, डायरेक्टर ही लगाएगा। साइन कौन करेगा, डायरेक्टर ही करेगा। तो जब वो कॉमन सील लगा सकता है तो साइन कर सकता है ना, साइन कर सकता है तो कॉमन सील भी लगा सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो ये कॉमन सील जो है इसको अब ऑप्शनल कर दिया गया है, कंपलसरी नहीं है, पहले कंपलसरी था। कंपनी कैन शू एंड बी शूडेड, तो मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस कर भी सकता है और कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है। सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कंपनी के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है। कंपनी एकदम अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है, तो उसके पास अपना खुद का अलग से प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ये 7 पॉइंट जो हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जो 7 पॉइंट है इसको आप गो थ्रू कर लो। मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में नहीं पूछता है बट एक बार याद रहना चाहिए। पहला क्या है, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। चौथा है परपेचुअल सक्सेशन। पांचवा है कॉमन सील। छठा है कैन शू एंड बी शूड और सेपरेट प्रॉपर्टी। आगे चल के हम लोग इस पॉइंट के ऊपर यानी कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के ऊपर एक केस लॉ पढ़ेंगे, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये जो केस स्टडी होगा ये इस बेसिस पे होगा कि पर्सन अलग है, कंपनी अलग है, तो ये प्रूफ कैसे होता है। तो इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल जजमेंट आया था एक केस स्टडी के ऊपर, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।